और स्वर्गीय सर्वानंद कौल प्रेमी की याद में जम्मू में एक श्रद्धांजलि और साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर स्वर्गीय सर्वानंद कौल प्रेमी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सलाम पेश किया। एलजी ने कहा कि वो विस्थापितों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे आतंक के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने साथ ही कहा कि आतंकवाद समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमारा संकल्प उसे खत्म करना है। कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वो हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है, शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है काफी हद तक उसे नस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूं जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है। ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहां से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग चीजों को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूं कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज गति से किया जा सके। जो उनकी पुस्तकों की बात आपने कही है, मुझे लगता है कि इसको एकेडमी भरत सिंह जी करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये काम एक प्रोजेक्ट के रूप में निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, सरकारी तौर पर नहीं, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली पीढ़ी उस विरासत को समझ सके, उस ज्ञान के भंडार को देख सके। इस परियोजना को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए, उसमें जो भी जरूरत होगी स्वीकृति की वो प्रदान कर दी जाएगी। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राठिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां आ जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था, तो साहित्य अकेडमी ने
अपना एक ट्रिब्यूट दे करके उनके लिए, उन दिनों कोविड चल रहा था, तो उन्होंने एक सभा, ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राठौर ने किया। जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, personified in somebody is art, somebody is culture, somebody is language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 की बैठक क्यों नहीं हो रही, कहां है वो नेता जो लोगों के सामने जम्मू जम्मू चिल्लाते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाकर धारा 370 को हटाया गया। अगर जम्मू में बाहरी लोग बस गए तो डोगरा संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा गायब हो जाएगी और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां भी कम हो जाएंगी। जो होने जा रहा, पहली बार इतना बड़ा जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। सर, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं उनको जम्मू में जो है फैसिलिटीज रहने के लिए दी जाएंगी। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा, बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या एनसीएस के लिए कुछ कदम उठाएगी? जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह उठाएगी, जरूर उठाएगी। सर, असेंबली इलेक्शंस के लिए क्योंकि डेक्स ऑल क्लियर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई, मुझे असेंबली इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है। कब करेंगे करें, इनकी मर्जी है। सर, अभी जिस तरह पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद बढ़ा है, जिस तरह से वहां आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? सर, जिस तरह से अपोजिशन यूनिटी की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि 2024 क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपोजिशन पार्टीज आ पाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट? मैं कोई ऐसा चिराग मेरे पास नहीं है तिलिस्मी की जिसमें मैं कह सकूंगा होगा। कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि इनमें वो बात आए। सर, अभी पंचायत इलेक्शंस की भी बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कि कुछ तो हो रहा है कि पंचायत इलेक्शन होगा, पंच आएंगे, वो बेसिक डेमोक्रेसी है। जब मैं हुकूमत में था, मैंने पंचायत नया लॉ लाया था पंचायत का। मैंने अपने मिनिस्टर कर्नाटका वगैरह भेजे थे कि बेहतरीन कानून लाया हमने। अच्छा है, पंचायत इलेक्शन होंगे, हम लोग लड़ेंगे पंचायत इलेक्शन। डीडीसी इलेक्शन होंगे, हम लड़ेंगे, हम कोई इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं।
मगर हमसे भीख नहीं मांगेंगे कि इलेक्शन करो। मजदूर दिवस के अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदू मुस्लिम और हिंदू मस्जिद की लड़ाई को छोड़कर देश की जनता को एक होने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माँ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट ले मांगेंगे। मैं जानता हूं, जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मख्त निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग। मैं गया, रात के 12-12 बजे मैं तकरीरें करता था। मैंने देखा उनके झंडे क्या थे। वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे। मेरी मां ने मुझसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मां आज मैं पहली दफा देख रहा हूं कि आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा, वो कब वोट दो? वोट तो मुझे चाहिए, और आएंगे तुम्हारे पास उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना, ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया उसके बाद तुम जाओ भाड़ में। हमने तो कुर्सी संभाला। मैंने इनसे पिछले इलेक्शन में भी यही कहा, मगर लोग समझते थे नहीं ये तो लफंगा बेकार का, ऐसे बोल। जब आप तुम लोग पिस रहे हो ना, धड़ाधड़ पिस रहे हो, अब तुम लोगों को याद आ रहा है कि उनने वादे क्या किए थे और किया क्या। अब होशियार रहना, अब गलती की फिर खुदा ही बचाए। हमने मुल्क को कमजोर नहीं करना है, मुल्क को मजबूत करना है। हम कभी भी पाकिस्तानी नहीं थे, मगर हर वक्त हम पे उंगली उड़ाई जाती थी पाकिस्तान। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले गए होते, सारा पाकिस्तान में चला गया होता, हिंदू यहां से भाग गया होता। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला था। कहा नहीं, हमें रहना है तो भारत के साथ रहना है। किस भारत के साथ? जिसमें सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ये नहीं, कोई धर्म वो नहीं, सब धर्म बराबर। उस भारत को बनाना है, उसमें कोई फर्क ना हो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, तुम भारतीय। किसी के को हिम्मत नहीं होने से शक करने की कि तुम क्या। वो भारत बनाना है, उसके लिए कुर्बानियां देनी है। हां, उससे डरना नहीं, बस आपस में मिलाप रखें, आपस में जोड़ रखें, आपस में ताउन रखें, एक दूसरे की मदद रखें, तब बनेगा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की तारीफ करने पर बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि मन की बात हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए भारत के लोगों की सामूहिक भावना को दर्शाती है, जिसके लिए बिल गेट्स को भी जुनून है। गौरतलब है कि बिल गेट्स ने मन की बात की तारीफ की थी।
तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि जहां रिश्तों में सुधार की गुंजाइश ना बची हो, ऐसे मामलों में तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी मंजूरी दे सकती है। विवाह के निश्चित तौर पर टूट चुके मामलों में कपल को जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देता है। तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असीमित अधिकार जो आर्टिकल 142 के तहत उसे संविधान के मुताबिक मिलता है, उसका फिलहाल इस्तेमाल करते हुए उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने का अधिकार दिया है जिन जोड़ों में फिलहाल रिश्तों में सुधार करने की कोई गुंजाइश भविष्य में ना दिखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो तलाक के लिए अपील करता है और ऐसे में अगर उसके रिश्ते में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो बिना कूलिंग पीरियड के उसे तलाक देने का तुरंत अधिकार अदालत को है। हालांकि इससे पहले एक व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करना पड़ता था तो जो मिनिमम समय होता था कूलिंग पीरियड का वो 6 महीने होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो बिना कूलिंग पीरियड के ही उनकी अर्जी को फिलहाल मंजूर करके तुरंत तलाक देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में उन तमाम जोड़ों के लिए एक राहत होगी जो लंबे समय से आपस में तलाक के लिए अपील करते हैं और संबंधित कोर्ट उन्हें बार बार तलाक न देने के लिए यानी कि रिश्ता जोड़ने की इजाजत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई फैसले ऐसे उनके द्वारा फैसले दिए गए हैं जिनमें यह साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्रूएलिटी होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज एक स्पष्ट फैसला देते हुए ये कहा कि बिना कूलिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ही असीमित जो फिलहाल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142 उसका प्रयोग करते हुए अदालत उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने की इजाजत दे सकता है। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और 3 मई को सोलन के ठोडो मैदान में रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां रोजगार विभाग ने कर ली है। इस रोजगार मेले का उद्घाटन प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री और सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनीराम शांडिल करेंगे। ये मेला सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। ये रोजगार मेला जो है ये श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जो है वो ठोडो मैदान में सोलन में 3/5/2023 को करवाया जा रहा है। ये मेला जो है वो 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 4 बजे तक ये मेला जो है वो चलता रहेगा, जिसमें हमारे पास विभिन्न कंपनियों से लगभग 50 कंपनियों से हमारे पास 2300 वैकेंसीज आई है। बात की जाए कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? जिसमें ऐसा है कि इसमें 2300 वैकेंसीज हमारे पास डिफरेंट रेट की आई है और इसमें जो वेतन है वो वेतन 11,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का अकॉर्डिंग टू जो क्वालिफिकेशन है वो है निर्धारित है। और एज का जो क्राइटेरिया इसमें 18 से 45 वर्ष है। किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? अगर मैं आपको कैटेगरी हमारे पास जो है अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो रिक्तियां आई है, जिसमें एक तो हमारे पास सिंपल जो 12th तक जो पास है वो भी हमारे पास 709 वैकेंसीज है और ITI की विभिन्न ट्रेड की हमारे पास 852 वैकेंसीज आई है। आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा में एसपी का पद संभालते ही शालिनी अग्निहोत्री एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने कांगड़ा को अपने स्तर पर 4 जोन में बदला है, जिससे हर एक क्षेत्र में घटित होने वाले अपराध की प्रकृति को पहले समझा जा सके, फिर उसी लिहाज से उसका निवारण किया जा सके। कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है और यही वजह है कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसे सोलन की माने 2 एसपी जिलों में विभाजित कर दिया है, जिसमें एक नूरपुर का बॉर्डर क्षेत्र आता है तो वहीं दूसरा समूचा कांगड़ा क्षेत्र। शालिनी अग्निहोत्री ने इस क्षेत्र को बैजनाथ, पालमपुर, ज्वालामुखी, देहरा, कांगड़ा सदर, धर्मशाला और शाहपुर में बांटा है। 4 डिफरेंट टाइप की सब कल्चर यहाँ पे है।
तो उसको हमने जो हमारी जो टीम काम कर रही है वो हर एक जो सब कल्चर है, सब जोन है, जैसे हमारा पालमपुर बैजनाथ की तरफ, ज्वालाजी देरा की तरफ, कांगड़ा शहर की तरफ, धर्मशाला की तरफ और हमारा शाहपुर की तरफ, तो ये जो एरियाज है इनको सब डिवाइड करके हम यहाँ की पिकुलर इशू समझ रहे हैं। जैसे कई जगह इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है तो वहाँ पे ये कल्चर किस तरह आ रहा है और किस तरह से जो नेक्सस बन रहा है। कई जगह लिकर का कंजप्शन ज़्यादा है, ड्रग्स का कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो तो फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिन्हें अखबार में लपेट कर दिया जा रहा हो, क्योंकि अखबार का प्रिंटिंग में लगी स्याही आपको बीमार कर सकती है और ये लीवर के कैंसर का कारण बन सकती है। मंडी जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है, साथ ही खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचने वालों पर कार्रवाई के तहत विक्रेता पर 2 लाख रुपए तक जुर्माने की बात कही है। एडीसी निवेदिता नेगी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसकी शिकायत प्रशासन या संबंधित विभाग से करें ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। शहर में काफ़ी सारे जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं जो कचौरी पकौड़े ये सब वो न्यूज़पेपर में बेच रहे हैं लपेट कर, तो ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन 58 के अंदर 2 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर कोई इस तरह से लपेट के बेच रहा है कचौरी पकौड़े या किसी भी तरह का खाने का पदार्थ, तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और आप ऐसे दुकानों से सामान ना खरीदें। हमीरपुर में प्रगतिशील किसान परविंदर सिंह ने इस बार ग्राफ्टिंग करके आलू के पौधे पर बैंगन और टमाटर उगाने का काम किया है। ग्राफ्टिंग करके परविंदर ने आलू के पौधे से बैंगन की सब्जी उगाई है और टमाटर भी उगाए हैं। वार्ड नंबर 11 के लाहलड़ी गांव के किसान परविंदर सिंह इससे पहले भी ग्राफ्टिंग करके अपना नाम कमा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5 से 2 महीने में ये पौधे अपना फल देते हैं। आलू के ऊपर बैंगन और आलू के ऊपर टमाटर ये मैं पहले भी तैयार कर चुका हूँ और इसके मैंने काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं और मैं फार्मर वगैरह को इनको मतलब ग्राफ्टिंग करके इनको मैं फार्मर वगैरह को भी देता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आपने देखा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो है मतलब इस तकनीक को अपनाएं और एक ही जगह पर मतलब वो 2 फसलें ले सकते हैं। चंबा के विधानसभा क्षेत्र चुराह में नखरोट के सदरूणी का मार्ग बेहद खराब है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क के किनारे बहुत जगह पर पैराफिट और क्रैश बैरियर की कमी खल रही है। सड़क हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से सड़क के रखरखाव और पैराफिट लगाने की मांग की है। हमारे को तो बहुत 1-2 साल हो गए बोलते हुए डिपार्टमेंट को, हमने तो बहुत बार बोला इनको, जब कई कितनी बार थोड़ा सा पहन लेते हैं बस उसके बाद फिर छोड़ जाते हैं, बस गाड़ी क्रॉस करनी इन्होंने उसके बाद हाथ नहीं लगाते हैं। सारी तंग है और रोड दे साइड पे पैराफिट होना चाहिए और वो लोहे दे हेलमुनिया लगना चाहिए और गाड़ी जो है वो बिल्कुल रोड में पास नहीं दे सकती है। रोड खुला होना चाहिए और रोड का काम ठीक ढंग से होना चाहिए। PWD वाले जो है वो भी काम ढंग से करे रोड का। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GKLH के साथ। नमस्कार।